देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। पिछले 2 दिनों से एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है जो काफ़ी वायरल हुई है और इसको लेके काफ़ी चर्चाएं भी गर्म हैं और हमारे पास मेल के ज़रिए कई ऐसे सवाल आ रहे हैं, लोग सुनना और समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस गाइडलाइन में ऐसा क्या है सैलरीड क्लास के लिए जिसको लेके उनको चिंतित होना चाहिए। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, 17 मई को सरकार की ओर से एक नया गाइडलाइन आया है और उस गाइडलाइन में कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। वो सैलरीड क्लास, ये जो मिडिल क्लास है, उसको काफ़ी तकलीफ पहुंचा रही है। क्या है वो, किस तरह से उसको समझा जाए? इसमें ये पूरा घटनाक्रम समझना पड़ेगा इसको लेके। जब कोरोना का संकट आया और सरकार ने जब लॉकडाउन किया पहली बार 24 मार्च की रात में, तो फिर उसमें क्या हुआ कि 24 मार्च को मोदी जी ने कहा कि ये जो हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जो कंपनियां हैं जहां पर मजदूर काम करते हैं या जो प्रतिष्ठान हैं, अलग अलग प्रतिष्ठान जहां लोग काम करते हैं, तो उनको अगर वो संस्थान बंद रहे या खुला रहे, दोनों ही परिस्थितियों में जो नंबर 3 ये हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऑल द एम्प्लॉयर्स बी इट इन द इंडस्ट्री और इन द शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट shall make payment of wages of their workers as their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishments are under closure during the lockdown। और ये जो है नंबर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की थी 29 मार्च को। जो प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में कहा था, उसी चीज को डॉक्यूमेंट बना के और उस चीज को कहा गया अंडर सेक्शन 10(2)(1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसमें और भी चीजें हैं, सिर्फ ऑफिस को लेके और कारखानों को लेके नहीं है। जैसे जो किराए से मकान में रहते हैं, तो उनको जो मकान मालिक है उनके लिए भी है कि वो किराया कम से कम नहीं वसूले उस वक्त, उस लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये रहा एक पहला डॉक्यूमेंट था 29 मार्च, ठीक है। अब जब ये लॉकडाउन बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, तो इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ है कि जो कंपनियां हैं वो गई कोर्ट। हाँ, ये जो हम दूसरा नहीं, वो वही एक मिनट बता दूं मैं कि कोर्ट गई और कोर्ट में जो है उन्होंने इस चीज का वो किया कि भैया हम तो इतनी लंबी समय तक सैलरी कैसे दे सकते हैं, काम नहीं हो रहा है हमारा, मतलब पीछे से बिजनेस जब ठप है तो मोटा मोटी मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो सैलरी कहाँ से दे पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन 4 की जब घोषणा हुई है, तो उस दिन 17 मई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक और जो नई गाइडलाइन जारी की है, तो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया है। मतलब ऑर्डर जो है उसका डॉक्यूमेंट है, उसके शुरू में ही 2-3 पैरा है। हाँ, ये देखा जा सकता है। कन्फर्ड अंडर सेक्शन 10(2), ये ब्रैकेट में 2 and 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज इशूड ऑर्डर्स ऑफ इवन नंबर्स ऑन लॉकडाउन मेजर्स। ये जो लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे आप कि डेट जो 29 मार्च वाला जो डेट है वो shall cease to have effect, shall cease to have effect from, ये इसमें साफ नजर आ रहा है कि वो जो ऑर्डर पहले का था 10 ब्रैकेट 2 और ये 1 जो दिख रहा है, इसमें साफ बोला है जो उस जो भी उसमें कहा गया था, उस ऑर्डर को, उस गाइडलाइन को, उस मेजर्स को यहाँ से सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसको हम किस तरह से समझे? अब ये साफ साफ समझ लीजिए कि जो 29 मार्च को एक मैं सैलरीड को लेके, सैलरी क्लास को लेके जो बात कर रहा हूँ कि सैलरी अब कट सकती है, तो वो 29 मार्च की जो गाइडलाइन थी, वो इस जो नई गाइडलाइन 17 मई को जो गाइडलाइन है, वो अपने आप जो है उस गाइडलाइन से वो पुराने वाले निरस्त हो गया। तो निरस्त हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त में जो कहा गया था कि भाई सैलरी नहीं काटी जाएगी किसी की, संस्थान बंद रहे या खुला रहे, तो वो खत्म हो गया। ये तो दोहरी मार है। हाँ, ये मतलब उन्होंने, सरकार ने साफ डायरेक्ट
उसमें कुछ ऐसी बिल्कुल। चीज जिक्र नहीं किया, जैसे पिछली बार इन्होंने बताने के लिए कि हाँ हम मिडिल क्लास को राहत दे रहे हैं, मकान मालिक आपका किराया नहीं वसूलेगा, आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं, ये साफ लफ्जों में उन्होंने कहा। लेकिन इस बार जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की इसमें इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन छूट मिल गई। वो इसलिए जैसा आपने बताया कि कोर्ट शायद वो लोग गए और उसकी वजह से कोर्ट का फैसला नहीं कोर्ट हुआ का है। फैसला नहीं कोर्ट है, ने लेकिन उसको ठंडे बस्ते में भी डाल दिया अभी है। डाल दिया है, लेकिन ये क्योंकि सरकार कोर्ट ने का फैसला हो जाने के बाद तो मतलब वो पब्लिक मैसेज में मतलब पब्लिक डोमेन में बहुत डोमेन तेजी में- से फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गाइडलाइन जारी हुई है इससे किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कौन ये पढ़ता पूरी है तरह से- गाइडलाइन। कौन पढ़ता है, सही बात है, मोटी मोटी बातें सब जो लोग जानना चाहते हैं तो वो, लेकिन अगर इसको हम इसका सार गर्भ जिसे कहते नहीं, हैं सार साफ गर्भ साफ चीजें, दो चीजें समझ लीजिए कि एक तो पहली बात यह है कि सरकार कॉर्पोरेट प्रेमी है, बिल्कुल। ना कि एम्प्लॉय मतलब मजदूर प्रेमी। ठीक है, मजदूरों का हाल तो दिख ही देख रहा रहे हैं है, वो सड़क पे सड़क दिख पे। रहा हाँ है। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट प्रेमी सरकार है तो वो पहले कॉर्पोरेट को देखेगी और उसी लिहाज से ये सर्कुलर जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुआ है। गाइडलाइन ठीक है, जारी हुई वो किस मुहूर्त में उन्होंने कह दिया था शुरू इसके में, क्या रिpercussions क्या हो सकते हैं, इसका क्या इफेक्ट नहीं इम्पैक्ट? इसका सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये जो जिस जिस क्लास को लेके ये जो चीजें हैं तो उसमें मोटा मोटी मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, वो क्लास है जिसका पीएफ वगैरह कटता है। ठीक है ना, तो उनके लिए मुश्किल होगी आने वाले वक्त में। जी। तो ये अब मान लीजिए कि सैलरी किसी की, हालांकि ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सरकार की गाइडलाइन आई है तो अब सैलरी कटेगी। सैलरी तो पहले भी कटी थी, मीडिया हाउसेस का हाल हम हाँ, जान रहे हैं, हाँ, नवभारत टाइम्स और बाकी बहुत सारे सब क्या संस्थान हुआ, बंद हो रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहे हैं, सैलरी कट तो पहले अब मतलब है कि खुली मैं बोली छूट मिल हाँ, गई है। तो वो खुली छूट मिल गई है, तो वो पहले से हो रहा था और इसको अब तो लीगलाइज हो गया कि आपके हाथ में एक तलवार थमा दी गई है, अब आपको जैसे उसको यूज करना है, चलाना है, वो आप पर है। ठीक है, तो वो हो गया। अब इसका जो वो जो मुश्किलात हैं उसको मैं समझना चाहूंगा कि ये है कि उसमें सैलरी मान लीजिए आपकी 50% कट हो गई। ठीक है, अब आप भाई ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी दिल्ली का ही है या मुंबई का ही आदमी है जो यहाँ काम कर रहा है। कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई असम का है। ठीक है, वो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर वो जो अपना घर परिवार चलाता है और उस जो सैलरी में मान लीजिए कुछ बचत करके अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को भी भेजता है। किसी के पिता किसान है, किसी के पिता बेरोजगार है, कुछ नहीं करते हैं, तो उन सब का खर्चा कैसे चलेगा? तो वो ठीक है, तो यहाँ से 50% है ये, हाँ, से जो चेन तो ये समझिए कि वो अगर अपनी सैलरी का 50% अगर वो अपने गांव अपने माता पिता को भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं, तो वो अगर 50% सैलरी कट हो गई तो वो कैसे होगा? वो अपने माता पिता को कैसे भेज पाएंगे इस चीज को, है ना? तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है ये आने वाली है। वहां का संकट अलग होगा, और अगर फिर जो 50% सैलरी जो इनकी बची है उसमें से अगर 50% भेजते हैं तो आपका खर्चा यहाँ कैसे चलेगा? तो ये एक बड़ा संकट, ये असंतोष का हाँ बिल्कुल। और ये आने वाले समय में असंतोष पे ही मुझे एक इतिहास से मैं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहूंगी कि हमने पहले भी बात की है और पहले भी बताया है अपने देखने वाले और सुनने वालों को कि 14वीं सदी के क्राइसिस की हमने बात की थी। इतिहास दोहराता है खुद को, बिल्कुल, लेकिन अच्छा हो कि ना दोहराए खुद को। उस टाइम नहीं, हमारे आपके कहने से थोड़े होगा, नहीं होगा, लेकिन गॉड नोज 14वीं सदी के क्राइसिस में आता है जिसमें कि एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो रहा था, वेदर चेंज हो रहा था, उसके साथ ही बिबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ जिसे कहते थे उसने दस्तक दे दी थी यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप सब में। 40% आबादी कई शहरों की, कई देशों की खत्म हो गई थी। और उसी टाइम क्या हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर गुड्स के बीच में जो असमानता थी, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं थे, खरीदने के लिए नहीं थे, और एग्रीकल्चर लैंड पे काम करने के लिए लेबर्स नहीं थे। लेबर्स का फिर वेजेस बढ़ा तो जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उस टाइम फ्यूडलिज्म था, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो पुरानी व्यवस्था, कृषक दास वाली व्यवस्था पे वापस आ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह किसान जो है, पहले तो उसने अपने को खुद को वोकल किया, खुद तो अपनी बात रखी, जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो एकजुट इकट्ठा हुए। सोशल अनरेस्ट की यहाँ बात हो रही है, पीजेंट्स इकट्ठा हुए, सड़क पर आए और उन्होंने अपना रोष जाहिर किया, अपना विद्रोह किया।
हालांकि उनको दबाया गया, लेकिन उसके बाद से सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव इंग्लैंड में, ये मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा यूरोप की बात कर रही हूँ, फ्रांस में और इंग्लैंड में 1381 में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था और उसने बाद में, जिसे कहते हैं, चूल्हे हिला दी थी उसने सत्ता की। तो वो सारे कई सारे नहीं चेंजेस तो हुआ। वही अगर इस इस एग्जाम्पल सिचुएशन से अगर हम उसको हाँ तो कंपेयर ये करते ये हैं, ये मतलब ये बुनियाद रखी जा रही है, हम यही समझ रहे हैं कि, और मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है, मतलब या तो समझ नहीं है या समझना नहीं चाहती है। तो ये मतलब ये काम जो इन्होंने सरकार ने किया है इस तरह की चीजों को, तो ये उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैसे सैलरी क्लास जो है वो मिडिल क्लास वैसे ही वो बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। उसके पास, उसको अभी कोरोना की मार भी, अब हम लोग मीडिया हाउसेस का हम लोग सुन ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है, कोरोना की मार भी उस पर पड़ रही है, बीमार की मार कहते हाँ हैं, कई हाउसेज में हम लोग सुन ही रहे हैं हो रहा है। उसके बाद उसको अपने मकान में, अगर वो किराए पे रहता है, उसको अपने मकान मालिक का किराया देना है, ईएमआई ठीक है अभी नहीं दे रहा है, 3 महीने बाद इंटरेस्ट के साथ देना है, मिडिल क्लास का संकट ये है उसके कि बाद बच्चे की फीस। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि वही कि जो इसको पैसे मिलते हैं ये सबसे ज्यादा खर्च करता है, सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा यही मार्केट खर्च में करता है। अगर वो इकोनॉमी चलती है तो वो जो मनी फ्लो जो होता है ना, वो मिडिल क्लास उसका बेस है, इसको पैसे मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं और वो पैसा खर्च भी करता है। मिडिल क्लास में 3 तरह का है, अपर मिडिल है, लोअर हाँ मिडिल है और मीडियम मिडिल है। नहीं तो लगभग सभी लोग हाँ, जो तो पैसे वो अपने आते हैं हिसाब से वो खर्चा करते बिल्कुल हैं। बचत मतलब की प्रवृत्ति धीरे धीरे उनमें खत्म हो गई है, और जिसका संकट अभी सबसे अभी ज्यादा मिडिल क्लास समझ में भुगतेगा। आ रहा है। हाँ तो कई कहानियां हम लोग दिखाए भी हैं इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, तो सवाल ये है कि अगर यही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सब चीजों का मतलब उसकी बुनियाद है, तो सोचिए ना कि इसका अगर खत्म कर देंगे, इसका इनकम खत्म कर देंगे आप, तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो मतलब वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई का जो पूरा वो तारतम्य है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तारतम्य नहीं बन इस पाएगा। लिहाज से सरकार का ये कदम जो है बहुत विनाशक है, हम तो यही कहेंगे विनाशक है, ये विनाश की तरफ बढ़ रही है और ऐसा करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो ये है जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि ये जो अभी जो भी जिस तरह की ये गाइडलाइंस आई हैं, जिस तरह के दिशा निर्देश आए हैं, उससे एक ही चीज़ जाहिर होती है कि ये कॉर्पोरेट प्रेमी सरकार है और इसको मिडिल क्लास के लिए सोचना चाहिए, वो मिडिल क्लास जिसने इसको उस तख्त तक पहुंचाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।